बात कर रहे थे गति चैप्टर की, जिसमें 2 क्लास आपकी पूरी हो गई हैं। गति का पहला समीकरण भी आप सीख चुकी हैं, दूसरा सीख चुकी हैं और तीसरे के भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं। बात करनी थी आज प्रक्षेप्य गति की। प्रक्षेप्य गति क्या होती है? यदि आपको कोई चीज ज्यादा दूरी तक फेंकनी है तो क्या करोगे? क्या करना है? कोई चीज ज्यादा दूर तक फेंकना। अब जैसे पुलिस का है, गोला फेंकना, कितने डिग्री के एंगल से फेंकोगे कि ज्यादा दूर तक जाए? 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री के एंगल पे यदि आप कोई चीज फेंकते हैं वो सबसे ज्यादा दूरी तक जाएगी। हेडिंग डालिए प्रक्षेप्य गति। चैप्टर का नाम क्या है? गति। और अब चर्चा का को मनी है प्रक्षेप्य गति पर। प्रक्षेप्य गति क्या होती है? लिख लिया? लिखिए, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी। जी का मान क्या होता है? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। कोई भी चीज धरती से बाहर भेजनी है, जैसे कोई रॉकेट है, क्या है? रॉकेट। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाना है तो क्या लगाएंगे? जी का मान, जो गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, हमको चुईया मुइया नहीं बना, रॉकेट बने, ऐसे बना देते तो हो जाता। ठीक है, तो कोई भी चीज यदि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भेजनी है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड बताओ? 1 सेकंड में 11.25 किलोमीटर जा रही है। यहाँ से बमीठा 1 सेकंड में, है ना? 1 किलोमीटर में कितनी जाएगी? पूरा लिखवाया था, 3600 से गुणा कराया था जब। बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, अगला पॉइंट लिखिए उड्डयन काल। उड्डयन काल, एक तो होगी अधिकतम ऊंचाई, दूसरा लिखना है उड्डयन काल। उड्डयन काल, उड्डयन का मतलब ये होता है कोई चीज कितनी देर हवा में रही। तो इसका फॉर्मूला लिखिए 2u sin थीटा अपॉन जी। क्या होगा? 2u sin थीटा अपॉन जी। अब यहाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा है? जैसे क्वेश्चन करेंगे का तो समझ में आ जाएगा। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखिए ऊर्ध्वाधर रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज लिख लीजिए या फिर ऊर्ध्वाधर रेंज। तीसरा, ये पहला था, ये दूसरा, और ऊर्ध्वाधर रेंज, इसका फॉर्मूला लिखिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बटे में क्या लिखना? जी। और यहाँ कोष्टक में लिख लेना साइन थीटा का मान 45 डिग्री, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। अब जैसे कोई चीज है, यहाँ से खड़े होके राजुल गोला फेंक रहा है, अरे नाम तो बनी नहीं, ठीक है, हाथ बना दे, ये गोला है। अब ये कैसे फेंकेगा? 45 डिग्री पे फेंकेगा तो दूर जाएगा कि 30 पे फेंकेगा कि 60 पे फेंकेगा? सबसे बढ़िया किस पे? 45। इसीलिए साइन 2 थीटा, थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। देखिए पहला प्रश्न, एक पत्थर को एक पत्थर
एक पत्थर को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री के कोण पर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से एक पत्थर को 60 डिग्री के कोण पर क्षैतिज से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है या फिर प्रक्षेपित किया जाता है। फेंका जाता है लिख लो, या फिर प्रक्षेपित किया जाता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, मतलब ये कहां तक जाएगा, सबसे ऊंची ऊंचाई कहां तक ये पहुंच जाएगा जिसके बाद ये नीचे गिरना चालू हो जाएगा। एक पत्थर को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। पत्थर की स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहा है इसकी अधिकतम ऊंचाई, अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कहां तक पहुंचेगा जहां से ये गिरना चालू हो जाए। अधिकतम ऊंचाई पहला फॉर्मूला लिखवाया, मैक्सिमम हाइट बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u का मान क्या है, प्रारंभिक वेग कितना, प्रारंभिक वेग 100 अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला लगा दो, कौन लगा लेगा, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, क्या होता है u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे जी, इतना होता है। रखो मान, u का मान 100, तो 100 का स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर कर दें। देखो u का मान कितना, प्रारंभिक वेग 100 का स्क्वायर गुणा में साइन थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन में g का मान होता तो 9.8 है, लेकिन ये किसके पास है, 10 के पास, तो क्या कर देंगे 10 से गुणा, लिख लिया इतना, यहाँ तक लिख लिया 100 गुणा 100। अब ये अंडर रूट में है, ऊपर क्या है स्क्वायर है, अंडर रूट से ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ बटे में कितना है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ कहाँ जाएगा नीचे, 100 गुणा 100 गुणा कितना 3 बाहर, यहाँ 2 गुणा 10 था पहले, तो इसके बटे में भी तो ये था √3/2 का होल स्क्वायर, इससे ये बन गया 2 का स्क्वायर कितना 4, 0 से 0 कैंसिल होता है कि नहीं होता, होता 0 से कितना 25 चौके 2 पंचे 25 बना 125 गुणा 3 कितना 375 मीटर। इसका मतलब कोई पत्थर यदि 60 डिग्री के कोण से फेंक रहे हैं, उसकी चाल 100 मीटर पर सेकंड है, तो सबसे अधिक ऊंचाई कहां तक जाएगा, वो 375 मीटर ऊपर तक जाएगा, वहां से वो नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तो यहाँ ये समझ में आया 3 कहाँ से आया 4 कहाँ से, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर करना था तो √3/2 का होल स्क्वायर, रूट से बाहर ये आ गया 2 दूनी 4 से काटा तो 25 बार, 0 से यहाँ 10 बचा, 2 पंचे 25 बना 125 गुणा 3 तो 375 मीटर हो गया। लिया अगला चैप्टर 3 दाब और बल। दाब और बल, ये कल प्रक्षेप गति रह गई थी ना,
अब जैसे कहीं पूछे कि 45 डिग्री के कोण पे फेंक दिया है तो 45 लिख देना, साइन 45 का मान, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2। भाई आपने मैथ में पढ़ा है ना, कुछ टॉपिक हो गए होंगे जहाँ साइन थीटा कॉस थीटा का हो रहा हो, नहीं हो रहा है तो आप चालू हो जाएगा उसमें पढ़ना, साइन का मान कितना होता है, टेन का मान कितना होता है, उस हिसाब से इसमें। जैसे आपको गोला फेंकना है, कितने पे फेंकोगे, 45 डिग्री, कितनी स्पीड से जा रहा है, तो जितनी स्पीड से जाए। और फिर पूछा क्या उसमें, उड्डयन काल पूछ ले या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ ले, कहाँ तक गोला जाएगा, तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि आप 45 डिग्री के एंगल पे कोई गोला फेंक रहे हैं और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड है, तो कितने फीट तक आगे वो गोला चला जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है बल एवं दाब। बल एवं दाब, बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर, इंग्लिश में भी लिख लो, पेपर में व्यापम है, पता चला बल नहीं दिया फोर्स दे दिया, और वो फोर्स ऐसे लिख देगा सीधे फोर्स, तो समझ में तो आया कि फोर्स का मतलब बल होता है। देखिए, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का वह गुण जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे वस्तु का जड़त्व कहते हैं। फिर से सुन लो, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे वस्तु का जड़त्व कहते हैं। यदि ये चीज ना होती तो ना तो आप चल पाते और ना आप रुक पाते। जो चीज गति में होती वो चलती ही रहती, और जो चीज रुकी होती वो रुकी ही होती। कहने का मतलब जड़त्व। मोटरसाइकिल है, 60 की स्पीड में चल रही है, एक्सीलरेटर छोड़ दो, क्या होगा, एक्सीलरेटर छोड़ दो, तो किसी भी प्रकार की गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं, स्पीड छोड़ दी, अब वो क्या होगा, 60 से 55, 50, 45 धीरे धीरे कहाँ जाएगी। तो ये क्या है, वस्तु का जड़त्व ही तो है कि कोई ऐसी चीज जो उस वस्तु की गति को धीरा कर रही है या धीमे कर रही है या फिर तेज कर रही है। तो जो चीज रोके उसे क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। अगला पॉइंट है जड़त्व का संबंध। जड़त्व का संबंध वस्तु के द्रव्यमान से होता है। जड़त्व का संबंध किससे होता है, संबंध वस्तु के द्रव्यमान से होता है। वस्तु के द्रव्यमान से होता है। इतना समझ में आया कि जो जड़त्व है वस्तु के द्रव्यमान से इसका संबंध होता है। उदाहरण लिख लीजिए, पेड़ के हिलने पर पत्तों का नीचे गिरना। पेड़ के हिलने पर पत्तों का नीचे गिरना।
पेड़ के हिलने पर पत्तों का आम तोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? टहनी को हिलाते हैं, पैर से हिलाते हैं, डंडे से मारते हैं। तो क्या होगा? पेड़ जब हिलेगा तो पत्ते गिरेंगे और उसमें यदि फल लगे तो वो भी गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि ये जड़त्व है। ये क्या है? विराम का जड़त्व। तो आंसर लिख लीजिए, विराम का जड़त्व। क्योंकि पहले पेड़ काय में था? विराम स्थिति में था। अब उसे हिलाया तो काय में हो गया? गति के रूप में आ गया, इसलिए पत्ते नीचे गिरते हैं। कोई भी पेड़ हिलाओगे, सूखे होंगे, गीले होंगे, ज्यादा हिलाओगे तो जड़ें भी हिल जाएंगी। ठीक है, विराम का जड़त्व कहलाता है। अगला पॉइंट, वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान से मापा जाता है। वस्तु का जड़त्व कैसे मापा जाता है? द्रव्यमान से। अभी इसके पहले लिखा है ना कि जड़त्व का संबंध वस्तु के द्रव्यमान से होता है। तो अब जड़त्व कैसे मापेंगे? वस्तु के द्रव्यमान से। अभी तक हमने वेग पढ़ा था, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय, दूरी। अब पढ़ने वाले हैं संवेग। क्या पढ़ने वाले? पहले संवेग को समझ लें, फिर उससे संबंधित प्रश्न करें। देखो, गति चैप्टर में हमने पढ़ा u का मतलब प्रारंभिक वेग, v का मतलब अंतिम वेग, a का मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ये मीटर पर सेकंड में होता है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। t का मतलब समय, s का मतलब दूरी। यही तो थे। v बराबर u प्लस at गति का पहला समीकरण, s बराबर ut बनवाई 2at स्क्वायर दूसरा समीकरण, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as गति का तीसरा समीकरण। यही तो हमने गति के टॉपिक में पढ़ा था। अब टॉपिक का नाम क्या? बल एवं दाब। तो अब वेग से बनेगा संवेग। तो संवेग का सूत्र लिखिए, संवेग P बराबर m इंटू v। P का मतलब होता है द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेग। लिख लो पूरा, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो जब द्रव्यमान और वेग का गुणा किया जाता है तो संवेग निकल के आता है। हो गया? ये v है, v। हो गया? पहला प्रश्न लिखिए, किसी पिंड का संवेग 50 मीटर पर सेकंड, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। किसी पिंड का संवेग, पिंड का मतलब कोई गोला होगा, कोई वस्तु होगी। जैसे राजुल को फेंकते हैं, ठीक है, रचना को फेंकते हैं, जस्मी को फेंकते हैं छत से नीचे, तो कोई उसका संवेग होगा। अब है क्या? किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड, किलोग्राम क्योंकि यहाँ वजन भी है, और मीटर पर सेकंड किसका होता है? वेग का। मीटर पर सेकंड समझ में आ गया कि कैसे आया। किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है। और वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकंड है। 5 मीटर पर सेकंड है। पिंड का द्रव्यमान बताइए। पिंड का द्रव्यमान बताइए। देखो फॉर्मूला क्या है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। लेकिन यहाँ क्या दिया है? संवेग दिया है। यहाँ संवेग दिया तो पी की जगह रख दो। 50 किलोग्राम मीटर पर
बराबर निकालना क्या है, द्रव्यमान, तो m का m लिखा रहने दो। वेग कितना है, 5 मीटर पर निकालना है। द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बटे में 5 मीटर पर सेकंड। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा और ये सेकंड का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। देखो 50 किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ 5 मीटर इंटू सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड, 5 धाम वस्तु का द्रव्यमान कितना, तो वो वस्तु कितने किलोग्राम की थी, 10 किलो। जहाँ समझ में ना आए वो पूछ लेना। ये गति के चैप्टर से संबंधित था। प्रारंभिक वेग कैसे दर्शाते हैं, अंतिम वेग, समय, त्वरण। पहला प्रश्न पूछा था, किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, यदि वेग 5 मीटर पर सेकंड है तो द्रव्यमान बताना। पी का मान दिया था, पी का दिया था, निकालना क्या कर, एम का निकाल दिया। वो वस्तु कितने किलोग्राम की थी, 10 किलोग्राम। अगला पॉइंट लिखिए, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर हो गया बल की दिशा में, किसी वस्तु, रुक जाना भी, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित, बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है, इस नियम को क्या कहा जाता है, ये पेपर में पूछा गया है रेलवे में, ठीक है। इस बल को, इस नियम को क्या कहा जाता है, तो अभी जब गति का चैप्टर पढ़ाया था तो v बराबर u प्लस ए टी सिखाया था, s बराबर ut प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, एक था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपका गति का दूसरा समीकरण कहलाता है ये, किसी वस्तु में संवेग में यदि परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। तो आंसर लिख लो, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, और नियम कौन सा है, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। हो गया, लिख लिया। अगला प्रश्न, एक स्थिर बल दरार है, मैं आ रहे हैं दूसरी तरफ निकल गए, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग को
4 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। लगी नहीं रहा। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। दूसरा सूत्र लिख लीजिए इस चैप्टर का। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसी से ये आंसर आएगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। लिख लिया। पहली लाइन पढ़िए, क्या कह रहा है प्रश्न? हाँ 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। हाँ। यदि वस्तु का वेग 4 से कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है कितने किलोग्राम की? 5 किलोग्राम। उस पर किसी ने बल लगाया, जैसे मंच है, पोडियम, इस पे हम 2 सेकंड के लिए धक्का लगा, ठीक है। या फिर कोई गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो, ढलान में हो, वो जा रही हो, पीछे से कोई धक्का और लगा दे, तो पहले उसका वेग कितना था? 4 मीटर पर। अब उस पर धक्का लगा दिया तो कितना हो गया? 7 मीटर पर से। अंतर कितना? 3 मीटर। क्यों बढ़ गया? तो कितने समय में बढ़ गया? 2 सेकंड। कितना आ गया अंतर? ए का मान कितना? देखो अंतर तो इतना है, लेकिन त्वरण जब निकालते तो क्या करते हैं? वेग में परिवर्तन बटे समय लिखा है ना। तो वेग में परिवर्तन कितना है? 3 मीटर पर। समय कितना है? ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 3/2 है तो लिखा रहेगा। फॉर्मूला क्या है? F बराबर m इंटू ए। m का मान कितना? 5 तो रख दें। बल बराबर द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान कितना? 5 किलोग्राम। त्वरण कितना? 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 दिया बटे में कितना? 7.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। तो बल कितना लग रहा है? 7.5 न्यूटन। ये आपका आंसर। समझ में आया? ना आया तो फिर से समझा दें। देखो कोई वस्तु है, धीरे धीरे जा रही थी, उसकी रफ्तार पहले कितनी थी? 4। ठीक है। और जैसे आप लोग रनिंग करते हो, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, पीछे एक पागल कुत्ता लग जाए 2 सेकंड के लिए, रफ्तार कितनी हो गई? अंतर कितना? 3 मीटर पर सेकंड। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन कितना हुआ? 4 से 7, यानी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ गई। कितने सेकंड? तो त्वरण कितना हो गया? 3 मीटर पर 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल निकालना है तो द्रव्यमान का गुणा त्वरण से करेंगे तो निकल आएगा। द्रव्यमान कितना? वो वस्तु कितने की थी? सविता कितने किलोग्राम की? 5 किलोग्राम।
5 किलोग्राम का 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गुणा कराएंगे, कितना होगा 7.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, पर इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। तो चाहे हिंदी में लिख लो चाहे 7.5 एन लिख लो, ये आपका आंसर। इसके घर से करके लाने के लिए 4-5 क्वेश्चन हैं, वो हम आपको पीडीएफ से भेज देंगे। रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू रखनी है तो 20-25 मिनट कर लो, फिर हमको जाना। ठीक है सर, आधे घंटे पढ़ा दे, 6:30 के बाद आ जाओ।